हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित भाग के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। इस सीजन को आगे बढ़ाते हुए अपन शुरू करते हैं। इसके पहले भी अपन ने कुछ वीडियोस कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का आप देखना। आज हम इस सीरीज़ की 7वीं वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आज का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की। 18 जो होता है वो 24 घंटे का फॉर्मेट है। रेलवे समय जो होता है इसमें 6 बजती है तब 18 बजती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रेलवे टाइम है आप ज़रूर याद कर लेना, जिसमें 1 से लगाकर 24 तक बजते हैं। तो 18 कब बजती है? 6:40 पर। कब बजती है? 6:40 पर, याद रखना। और कब शुरू कर रहा हो, ख़त्म कर रहा हो? 22:20 पर ख़त्म कर रहा है। तो उसको कितना टाइम लग रहा है अपनी यात्रा को पूरा करने में? तो देखो 22 में से अपन क्या घटाएंगे? 22:20 में से 18:40 घटा देंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 मिनट है इसमें से 40 मिनट अपन नहीं घटा पाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, इस 22 में से 1 घंटा अपन इसको दे देते हैं। तो यहाँ 21 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 60। जब 80 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा दिया तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा? 80। तो इस प्रकार अपना ये यहाँ से हट जाएगा। तो कितना बचेगा? 80 में से 40 गया तो 40, और 21 में से 18 गया तो 3, यानी कि उसको कुल कितना समय लगा? 3 घंटे और 40 मिनट। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरना है। देखो 200 मिलीलीटर का एक बर्तन है, 300 मिलीलीटर का एक बर्तन है, और टंकी कितनी है? 2000 मिलीलीटर की। ठीक है, बाल्टी भरना है ना। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है? देखो इसमें से 3 सही होंगे और 1 सही होगा, सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन है 6-3, समझना। यानी कि अगर 6 बाल्टी ये रहेंगे, रखेंगे अपन 200 लीटर की, तो कितने हो जाएगा? ये 1200 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 900 लीटर। टोटल कितना हो रहा है? 2100 लीटर। क्या अपन को तो 2000 ही भरना है, तो क्या ये सही है? क्या ये नहीं है? तो ऑप्शन ए ही अपना यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। चलो, ऑप्शन बी है अपने पास। ऑप्शन बी है 1-6, यानी कि 200 का 1 तो 200, और 6 इसके भरना यानी कि 1800, तो ये हो रहा है 200, मतलब ये तो सही है ना, 2000 सही है। तीसरा ऑप्शन देखो 4-4, यानी कि ये हो जाएगा 4 तो 800 लीटर, और इसके 4 भरेंगे तो 4 तिया 1200 लीटर, तो ये भी हो रहा है 2000 लीटर जोड़ने पे, मतलब ये भी सही है। चौथा क्रम है अपने पास 7-2, यानी कि 1400, और 2 यानी कि ये हो जाएगा 600, तो ये भी कितना हो रहा है? 2000। तो केवल ऑप्शन ए जो अपना है वो इसके साथ नहीं बैठ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। 7.1 इंटू 3.85 और है 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? देखिए इसमें अपन को ज़रा सा सोचने की बात है। ये 0.1 है, कितना है? 0.1, यानी कि ये 7 के नियरेस्ट है। ये 85 है, यानी कि देखो 3.85, यानी ये 4 के नियरेस्ट है, और 9.09 है, यानी 0.1 से भी कम है ये तो ये जो है अपना 9 के नियरेस्ट है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है अपन को? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 7×4/9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि एक जो आपको ये जो वर्ग दिख रहा है ये कितना है? इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो ग्रिड द्वारा बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? देखो ये जो आपको इसमें छोटे छोटे डब्बों से
छोटे छोटे जो वर्ग हैं इनसे एक आयत दिख रहा होगा बीच में हाईलाइट किया हुआ। तो ज़रा देखिए ये कितने हैं, पहले तो निकालिए। मेरे ख्याल से ये 2 2 4 2 6 और 8 वर्ग हैं। कितने हैं? 8 छोटे छोटे वर्ग हैं। अच्छा, मैं एक वर्ग की बात करूं, एक वर्ग की बात करूं तो एक वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? देखो, वर्ग की जो भुजा होती है वो कैसे निकालते हैं अपन? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, है ना। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या निकलेगा अपने पास? क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 4, तो भुजा कितनी हो जाएगी बताइएगा ज़रा। ये स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर √4, तो भुजा मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, 2 आ जाएगी। अगर यदि 2 है तो मुझे बताओ, इस प्रकार का अपना चित्र बना हुआ है आयत का। ठीक है, इस प्रकार का आयत का चित्र बना हुआ है। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है बताओ? आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणित लंबाई है इसकी 8 और चौड़ाई है इसकी 4, तो 8 और 4 12, तो 2 गुणित 12 यानी कि 24 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरह है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है। देखिए पाई चार्ट में यहाँ पर बना देता हूँ, आपको वैसे चित्र में दिख रहा होगा। ये अपना पाई चार्ट है और इसमें लाल भाग कितना है? 1/2। अपन को निकालना है इसके अंदर सफ़ेद भाग। सफ़ेद भाग कितना है बताइए ज़रा? 1/8 है ना। सफ़ेद भाग 1/8 है। अब देखो लाल भाग कितना दिया है इसने? 40। अब 1/2 है, 1/2 बराबर अगर 40 है तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। भाई आधा 40 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 1/2 यानी आधा होता है। आधा 40 है तो पूरा 80 हो जाएगा। अगर ये पूरा 80 है तो इसका 1/8 कितना होगा? यानी कि 80 का 1/8 निकालेंगे अपन तो 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 600 रुपये होता है। देखिए बाड़ कहाँ लगाई जाती है? सबसे पहले तो ये समझो। मान लीजिए एक आयत है, इसके चारों तरफ बाड़ लगेगी आसपास, यानी कि परिमाप की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। काय की बात हो रही है? परिमाप। कितने रुपए लग रहे हैं? 600 रुपये लग रहे हैं। और एक मीटर का कितना खर्चा है? 7.5। तो मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं इस टोटल खर्चे में 1 मीटर में जितना लग रहा है उसका भाग दे दूँगा तो टोटल परिमाप आएगा कि नहीं आएगा बताइए ज़रा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन टोटल परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और परिमाप का जो अपने पास सूत्र होता है वो होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें अपन को ज्ञात करना है चौड़ाई, ज्ञात करना है। देखो लंबाई दे रखी है इसने 24, तो क्या हो जाएगा? ये तो 600/7.50 है ही सही। 2 इधर आ जाएगा तो 2 ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास? लंबाई तो है अपने पास 24, क्या है? 24 प्लस चौड़ाई। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15, है ना। 75 दूनी 150 और एक शून्य बाद पॉइंट लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 चौक 60 0, यानी कि 24 प्लस चौड़ाई आया मेरे पास 40। तो चौड़ाई मेरे पास आ जाएगी 40 में से 24 जाएगा तो बताओ कितना आएगा। तो इस प्रकार अपने पास ये कितना प्राप्त हो रहा है? 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा सही हो रहा है भैया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 90। अगला प्रश्न है अपने पास 1 -1 +1 -1 +1 -1 डैश 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 का सम संख्यक पदों का योग। देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पर कट जाएगा एक प्लस से एक माइनस, या घट जाएगा। तो अपन को बताना है सम संख्यक, यानी कि ये जो एक है ये सम है, यानी 1 +1 -1 +1 -1 1 2 3 4, या तो 4 बार हैं या 6 बार हैं या 8 बार हैं या 10 बार है। सम संख्यक है, विषम संख्यक नहीं है। सम संख्यक है तो सभी एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इस प्रकार अपने पास उत्तर प्राप्त होगा
0 अगर विषम संख्यक होते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता, लेकिन यहाँ पर विषम संख्यक नहीं है, सम संख्यक है। तो इस प्रकार जो अपना उत्तर आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे से कट जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2/3 प्लस 4/5, बहुत ही आसान प्रश्न है। 2/3 प्लस 4/5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22/15। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना, मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 15 एकम 15 और बचा 7/15। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखिए अपने पास 4 चित्र बने हुए हैं, मैं यहाँ पर एक बार आपके सामने बना देता हूँ। इस प्रकार के चित्र हैं चारों। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। इस प्रकार के चारों चित्र है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, इनमें से 2 आयत हैं। देखो आयत की परिभाषा क्या होती है, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना। प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें जो मुझे एक तो ये वाला चित्र ऐसा दिख रहा है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और इसमें भी प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजाएं भी आपको बराबर दिख रही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो अपना सही है। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए तो अपना सही है, तो ए अपना उत्तर नहीं होगा। देखो दूसरा, देखो सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो क्या होती है, एक तो आसन्न कोण जो होते हैं, देखना आसन्न कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए इस प्रकार का चित्र, इस प्रकार की जो परिभाषा आपको इसमें दिख रही है क्या। तो देखो सभी आयत जो होते हैं वो अपने पास, सभी आयत जो होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये 2 तो होंगे ही सही। इसमें भी आप देखो ध्यान से, तो इसमें भी आपको 2 आसन्न कोण जो है वो बराबर दिखेंगे, है ना, और आमने सामने के भी बराबर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है। इसकी तीसरी परिभाषा एक और लिख लीजिएगा कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी ये तीसरी विशेषता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मुझे सभी चित्र जो हैं समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो ऑप्शन 2 का जस्ट उल्टा है 3 वाला, तो भैया 3 वाला होगा नहीं, क्योंकि ये तो सभी जो है समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार अपना जो 3 है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रश्न सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है सभी जो है समांतर चतुर्भुज हैं। और चौथा अपना देखिए क्या है, इनमें से 2 समचतुर्भुज है। स्पष्ट दिख रहा होगा समचतुर्भुज जो है बिल्कुल है, एक तो फर्स्ट वाला है समचतुर्भुज और एक लास्ट वाला। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये अपना जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपन को ए और बी के बीच की दूरी याद करना है। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इनके बीच में देखो पहला वाला जो पॉइंट है वो 25,000 और उसके बाद में जो है 39,000। इसलिए यहाँ पर अपन अगर देखते हैं तो बीच में कितने बिंदु है, देखो 25 से 39 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, 25 और 10 35 और 4 39, यानी कि 14 डिस्टेंस हो रही है। इन बिंदुओं को गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी है वो कितनी आ रही है अपने पास 2000। कितनी आ रही है 2000। तो इस प्रकार अपन देखें तो 39 से जो 47 कितने हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं मेरे ख्याल से 8 हो रहे हैं, और इनके बीच में 4 बिंदु की दूरी, यानी कि इनके बीच में भी 2-2 बिंदु की दूरी आ रही है।
तो यानी कि ए और बीच के बीच में बिंदु गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो 7 बिंदु है और एक बिंदु है अपने 2000 का है, तो 7 बिंदु अपने हो जाएंगे 14,000, यानी कि इन सब के बीच में दूरी कितनी आ रही है, 14,000 इकाइयाँ। इस प्रकार अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 सही 1/4 यानी कि 4 तिया 12 और एक 13/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सीधा सीधा भाग देना 1/16 का, 1/16 का भाग देना, यानी कि इसको अगर उलट गुणित करेंगे तो ये हो जाएगा 16/1, कट जाएगा 4 चौक 16 और बचा 13 × 4, यानी कि 52 पैकेट जो है अपन बना सकते हैं। तो ये जो 52 पैकेट वाला कौन सा ऑप्शन हो रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। 102वां प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये जो सीधा सा सूत्र है, ये सूत्र आप याद रखना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, भुजा है ना। तो इस प्रकार जो है अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। वर्ग इकाई यानी कि जो भी उसमें इकाई लगाई जाएगी वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपने पास 13 घंटे 1 मिनट और 13 सेकेंड में 6 का भाग देना है। देखो 13 घंटे हैं, उसके बाद 1 मिनट है, ठीक है, और उसके बाद 30 सेकेंड है। देखो इसमें अगर अपन भाग देंगे तो 1 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मैं भाग दूंगा 6 का, घंटे में भाग दूंगा 6 का तो 2 घंटे आएंगे, 6 दूनी 12 है ना, 2 बार चला जाएगा, 1 घंटा और बचेगा। तो मैं अगर 1 घंटा यहाँ दे दूंगा तो ये 61 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार अगर मैं इसमें 6 का भाग दूँ तो मेरे ख्याल से 10 आएगा और 1 मिनट बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट इधर आया। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि अपने यहाँ देखो 6 से भाग देंगे तो 6 ढाई 60 तक ही पहुँचे, लेकिन ये तो 61 है। तो 1 मिनट अगर मैं सेकेंड में दूंगा तो ये 30 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड और जुड़ जाएंगे तो 90 सेकेंड हो जाएगी, है ना। 30 + 60 सेकेंड, 1 मिनट इसका इधर आया, तो 90 सेकेंड में भाग दूंगा मैं 6 का, तो कितना आ रहा है मेरे ख्याल से, 6 एकम 6, 3 बचा, तो 6 पंजो 30, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकेंड इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर अपन को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आप देखो तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार इसको बना देता हूँ। इस प्रकार का कुछ चित्र है अपने पास, है ना। 4 4 8 24 96 480 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 20 160, इस प्रकार का ये अपना डायग्राम है। तो देखो 4 का एक में 4 का एक बार हुआ 4 आया, फिर इस 4 का 2 बार हुआ, इस 4 का 2 बार हुआ तो 8 आया, 8 का 3 बार हुआ तो 24 आया, गुणा 8 × 24, 24 का 4 बार 96, तो 96 का 5 बार 480, तो इसका 6 बार होगा, है ना, एक एक बढ़ रहा है, तो 6 बार होगा तो वही अपना आंसर होगा। 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 2880 अपना जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है अपने पास 0.25 में भाग देना है अपन को 32 का। देखो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो आया 25/320। अब मुझे एक बात बताओ, छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 0 पॉइंट तो लगेगा, लेकिन एक 0 लगाने के बाद भी ये 250 है, ये भी 320 से छोटा है, तो एक 0 और लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो अपना उत्तर है, फिर यहाँ पर 0 लगेगा और फिर भी छोटा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो उत्तर है क्या आएगा, देखिए अब जाएगा ये
ऑप्शन से अगर अपन देखें तो इसमें जो ऑप्शन डी है वही दिख रहा है, और 7 बार अगर मल्टीप्लाई करें, पूरा इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन, तो ये जो अपना है काहे में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 320 है ना। तो क्या करेंगे अपन, छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, लेकिन फिर भी ये उत्तर नहीं आ रहा है तो 1 0 लगाएंगे, तो ये क्या हो रहा है अपने पास 250 में भी नहीं आ रहा है तो 1 0 लगाएंगे। अब इसमें 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 22, तो 22 से 40। तो ये जो अपना है 0.007 जो है अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ रहा है, डी वाला। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तर्क कौशल का विकास पर नहीं होना चाहिए, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, गणितीय भाषा के विकास पर नहीं होना चाहिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, और प्राथमिक कक्षा के बच्चे जो हैं अपन तर्क के बारे में क्या विचार कर सकते हैं, क्या तर्क देंगे छोटे बच्चे तो पहले तो गणित की समस्याओं जवाब देंगे, वो आपको अवधारणाओं को समझेंगे, उनका भाषाई विकास होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी सी डी है वो अपने सही होंगे, इन पर ध्यान अपन को देना चाहिए। लेकिन जो तर्क कौशल है वो छोटे बच्चों का, प्राथमिक बच्चों का एकदम इतना लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। वो जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब उसके अंदर तर्क करने की जो शक्ति है वो पैदा होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला है चित्र बनाना, यानी कि जो क्रम जमाना है कि बच्चों में किस प्रकार इसका विकास होता है। पहले बच्चा चित्र बनाना सीखता है, या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है, या अनुभव प्रदान करता है, या भाषा के माध्यम से समझता है। देखिए सबसे पहले तो अपन उसको अपनी भाषा में समझाएंगे, है ना, ये हाथी है, ये घोड़ा है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका पहले आएगा, भाषा के माध्यम से समझाना। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेगा। जैसे मान लो अपन को हाथी के बारे में बताना है, तो हाथी अपन लाएंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, हाथी को प्रतीक के माध्यम से बताएंगे कि भाई हाथी की लंबी सूंड होती है, लंबी पूंछ होती है। तो इस प्रकार अपन जो है प्रतीक के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, पहले भाषा के माध्यम से, फिर प्रतीक के माध्यम से, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले चौथा आएगा, उसके बाद अनुभव प्रदान करेंगे उसको, है ना, अनुभव प्रदान करेंगे यानी कि अपन उसको दिखाएंगे कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो अनुभव प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, और आखिरी में जो है बच्चा चित्र बनाना सीखेगा। तो बिल्कुल उल्टा क्रम हो रहा है, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन। तो 107 का जो है अपने पास डी ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, यानी कि उसने 83 में से क्या घटाया, 27 घटाया, तो उसने लिखा 64। देखो उस बच्चे ने किया क्या है पहले तो ये समझो, है ना, ये इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, 7 में से 3 घटा दिया, 4 लिख दिया, और 8 में से 2 घटा के 6 लिख दिया। तो ये किस प्रकार की समस्या है, देखिए यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। इसको टिक करिए, देखते हैं वो ऑप्शन क्या है आगे। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। ठीक है, तो यही सही लग रहा है मेरे को। और देखो फिर भी बच्चा नहीं जानता कि घटाना कैसे है, जानता तो है, देखो घटाया तो है उसने। बच्चों को 2 अंकों वाली संख्या के घटाव की प्रक्रिया जानता है, जानता होता तो सही घटाता, है ना। तो देखो ऑप्शन बी जो है इसका थोड़ा सही है कि वह जो है स्थानीय मान के बारे में नहीं जानता है कि पहले ऊपर वाली में से नीचे को घटाना है या नीचे वाली में से ऊपर को घटाना है। तो इस प्रकार जो अपना बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है ना। ये परिभाषा है सीधी सीधी, इसको याद रखो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता।
बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में से भ्रमित होते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ी मुश्किल है। रोमन अंकों को याद रखना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बताना एक जटिल कार्य। देखो रोमन अंक जो होते हैं वो इस प्रकार अपन लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये जो है रोमन डिजिट कहलाती है आमतौर पे। तो ये क्यों नहीं कर पाते बच्चे, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्थानीय मान जो होता है 110 का स्थानीय मान जो होता है इसके अंदर, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि स्थानीय मान का उपयोग करने में बच्चे थोड़ी सी कठिनाई का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? पहला है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चों को आकार का परिचय कराती है। दूसरा है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। अगला है यहाँ पर, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। देखो हो क्या रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो परिवेश में मौजूद है तो वो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बच्चा जो देखेगा तो वो सीखेगा, देख के सीखेगा और आसपास से सीखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने के अवसर देता है। बच्चा आसपास गार्डन है तो गार्डन में क्या करेगा, बच्चा पेड़ पौधों को देखेगा, फूल पत्तियों को देखेगा, तो वो स्पष्ट रूप से उसमें जो है उनके भौतिक गुणों का निरीक्षण करेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्यों नहीं है भाई, उपयोगी तो है। ऑप्शन बी तो गलत हो गया। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, ऐसा नहीं है, बहुत स्पष्ट होते हैं वो भी दुकानदार लोग। तो देखो ये जो है ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है अपने पास कि गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यानी कि एक पीरियड ऐसा भी होना चाहिए जिसमें जो है इस विधि से भी बच्चों को सिखाया जाए। हिसाब किताब के द्वारा बच्चों को अपन समझाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, बच्चा जूझता भी है, दुकान पे कोई चीज़ें लेने जाता भी है, तो गणित को समझने में थोड़ी सी ज़्यादा सहायक होगी। तो कभी कभी एक पीरियड इसका भी शिक्षक को लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाता है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? कैसे संभालेगा भाई शिक्षक? ऑप्शन नंबर ए है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न के रूप में देकर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक सा सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, नहीं, गलत बात है भैया ये तो। फिर बच्चे क्या करेंगे, जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रह जाएगा और जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट ही रह जाएगा, है ना। तो जो कमज़ोर है वो बढ़ नहीं पाएंगे इस प्रकार करेगा। तो एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक से सामूहिक रखकर, देखो सामूहिक भी नहीं रख सकता है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो बुद्धि लब्धि के अनुसार काम दिया जाना चाहिए। अब देखो ऑप्शन डी क्या है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन डी जो है इसका सटीक है। तो अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को रखना अपन को साथ में ही है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा चलती है अपने इधर, तो एक दूसरे से बच्चे क्या है, सीखते हैं, एक दूसरे को देख के एक दूसरे का अनुकरण करके बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अपने पास, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। केवल वर्ष की अंत परीक्षा के लिए ही तैयार करते हैं क्या अपन? बिल्कुल नहीं। गणित
के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। भाई शॉर्ट विधियों से क्या करेगा वो, शॉर्ट ट्रिक से अपन गणितीकरण कर सकते हैं क्या बच्चों का? बिल्कुल नहीं कर सकते। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या ऑप्शन डी बच्चों को हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। इसी के लिए जो है प्रतिफल विकसित किए जाते हैं गणित के। अगला है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शन ए बच्चों का अन्वेषण में लगना, ऑप्शन बी शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है, ऑप्शन सी बच्चा कविता के रूप में गिनती का वाचन। देखो गतिविधि के बारे में बात हो रही है, गतिविधि तो बच्चा कविता करेगा और गिनती भी बोलेगा, तो ये गतिविधि। शाम पर से नकल करना कौन सी गतिविधि है? अन्वेषण में लगा देना, ये भी कोई खोज करना, बच्चा क्या खोज करेगा, है ना। और शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, ये भी कोई गतिविधि नहीं है। इसमें तो शिक्षक सक्रिय हैं, बच्चे तो सक्रिय हैं नहीं। तो बच्चा कहाँ सक्रिय हो रहा है, कहाँ गतिविधि कर रहा है? जब वो कविता वाचन करके गिनती सीखेगा। चलिए अगला देखिए, बच्चा में गिनती के कौशल का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं? समूह बनाना, समूह में तो बच्चा सीखेगा। एक एक संगतता, क्रमबद्धता से बच्चा सीखेगा। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन एक एक संगतता जो है इसका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने उत्तर क्या दिया? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से ही निकाल सकते हैं अपन। देखो बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, बिल्कुल उलझन में है वो। देखिए अगला देखो, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो है, जानकारी नहीं होती तो वो कैसे उत्तर देता? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में बताया है। देखो बच्चे से ये तो नहीं पूछा गया ना कि क्षेत्रफल काय का बताओ, केवल उससे ये पूछा गया क्षेत्रफल क्या है। उसने सूत्र काय का बताया? आयत का बताया, है ना। तो बच्चा यूँ समझ रहा है कि जितने भी क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें जो है ये सही है ना। बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। भाई कैसे हो सकता है लंबाई गुणित चौड़ाई? मान लो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या वो लंबाई गुणित चौड़ाई से निकालोगे? भाई उसने कहा तो नहीं क्षेत्रफल का है। चलिए ऑप्शन सी लगाइएगा इसमें। गणित सीखने में बच्चे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये भी गलत बात है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि लड़कियां कमजोर रहें, हर कोई गणित सीख सकता है। देखिए ऑप्शन डी जो है ये कहता है कि हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए ऑप्शन डी सही है इसका। अगला देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो शिक्षक क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है शिक्षक? प्रयोगशाला विधि से सिखा रहा है, आगमन विधि से सिखा रहा है, निगमन विधि से सिखा रहा है, व्याख्यान विधि से सिखा रहा है। देखो आगमन विधि में क्या होता है, पहले जो है बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाती है, उससे छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों को हल करके फिर जो है अवधारणा विकसित करता है बच्चा और एक सूत्र तक पहुंचता है। तो ये आगमन विधि की विशेषता है, आपने पढ़ी भी होगी बीएड में। तो ये जो है ऑप्शन बी, शिक्षक आगमन विधि से बच्चों को सिखाना चाह रहा है। देखो शिक्षक ने उसको क्या दी? 4 शीटें दी, बच्चा उसकी देखेगा, लंबाई देखेगा, उसकी जो है कर्ण देखेगा, उसका विकर्ण देखेगा और एक सूत्र विकसित करेगा अपने माइंड में कि भैया ये कर्ण है, इसका स्क्वायर जो है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो इस प्रकार की जो है सूत्र व्युत्पन्न करेगा वो। तो पहले शिक्षक ने सूत्र नहीं बताया, पहले उसको चीज़ें दी और चीज़ों के माध्यम से वो सूत्र सीखेगा। तो ये जो है आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में गलत है, यानी सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। दूसरा देखो,
संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं को जोड़ने वाले लिंक का समूह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए और संकल्पना मानचित्र प्रकृति का पदानुक्रम है। देखो सत्य नहीं है, है ना, यानी असत्य है, तो केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये बात इसमें सत्य नहीं है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाता है। तो अपन ने आज गणित भाग के 120 प्रश्न किए हैं, यहाँ पर 30 प्रश्न किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।